ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉलोन क्लासिफिकेशन देखेंगे। लाइब्रेरी साइंस में कॉलोन क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, इसमें से एक कॉलोन क्लासिफिकेशन भी है। और इसको दिया किसने था? इसको दिया था जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया हैं। साइंस इन इंडिया जो हैं, सबको ही आप लोग जानते होंगे, एस.आर. रंगनाथन, ऑनरेबल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। उन्हीं के द्वारा ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया इनको कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा ये कॉलोन क्लासिफिकेशन, जिसको सीसी भी शॉर्ट में कहते हैं, दिया गया था। इसको हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण कहते हैं। द्विबिंदु वर्गीकरण। अब ये एक थोड़ा सा बैक में जाते हैं हम लोग, तो ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ा क्यों, माने क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है। अब देखिए, पहले जो होता था लाइब्रेरी, अगर स्टार्टिंग से देखें, हिस्ट्री से देखें, तो मान लीजिए कि कोई एक, अगर कोई किंग है, कोई राजा महाराजा है, उसके दरबार में बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, पोएट हैं, ऑथर्स हैं, तो वो मान लीजिए अगर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, तो उसको कहीं एक जगह रखा जाता है, उसका कलेक्शन कहीं एक जगह है, तो वहीं से लाइब्रेरी स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे बाद में मान लीजिए कोई एक स्कूल है, कोई एक कॉलेज है, उसके जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जैसे बुक्स हो गया, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके जर्नल्स हो गए, उनको रखा जाता था लाइब्रेरी में। तो उसके यूजर फिक्स्ड थे। अब कैसे फिक्स्ड यूजर थे? जैसे उस स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे, वही उसको एक्सेस करेंगे, वही उसका उपयोग करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लाइब्रेरी जो है वो अपने आप में बड़ा बनता गया, बिग होता गया। क्यों? क्योंकि अब लाइब्रेरी में केवल बहुत सारे, किसी एक स्कूल और कॉलेज से ही वो फिक्स नहीं रहा, अब वो इंटरकनेक्टेड हो गया लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहा। बहुत टाइप का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते गए, धीरे धीरे सब्जेक्ट्स के सब क्लासिफिकेशन होता गया। अब एग्जांपल देखें, सब क्लासिफिकेशन क्या मैं कह रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले क्या होता होगा, सोशल साइंस होता होगा, समाज विज्ञान। अब समाज में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहा है उसका कलेक्शन सोशल साइंस है। अब वहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे खोज होते गए, इन्वेंशंस होते गए, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहे होंगे, उसके रिजल्ट हुए होंगे, तो उसके आधार पे एक सब्जेक्ट बना जो साइंस कहलाया। ये भी सोशल साइंस का ही एक सब पार्ट हुआ। अब साइंस भी अलग अलग धीरे धीरे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में बट गया, अपने क्वालिटी के आधार पे, अपने कंटेंट के आधार पे, अपने अलग गुण के आधार पे, अपने कैरेक्टरिस्टिक पे। अब जैसे केमिस्ट्री में एटम्स या कोई भी मैटर जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना है। फिजिक्स में कोई भी एक्टिविटी अगर हो रहा है तो उसके रीजन के बारे में पढ़ना है। और बायो में पढ़ना है आपको लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब फिर केमिस्ट्री का भी सब क्लासिफिकेशन हुआ, फिजिक्स का भी आप लोग देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। बायो का भी सब क्लासिफिकेशन हो गया, बॉटनी, जूलॉजी। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है, अब आजकल देखेंगे तो आजकल अब साइंस में ही आ गया अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस भी आगे चल के, मतलब इस साइंस का यूज करके बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, उसको अप्लाइड साइंस कहा गया। अब अप्लाइड साइंस जब आया तो अब उस पे रिसर्च होने लगा साइंस पे, और रिसर्च बेस्ड एक नया सब्जेक्ट आ गया इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में बहुत टाइप का इंजीनियरिंग। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक बिग कंसेप्ट आ गया। अब उस नॉलेज को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। अब उसको स्टोर करने के लिए जो लाइब्रेरी का रोल हो गया वो बहुत बिग रोल हो गया। क्यों? क्योंकि अब लाइब्रेरी बहुत वास्ट कंटेंट रखने लगा अपने पास, बहुत सारा कंटेंट। यूजर्स भी लार्ज नंबर्स में हो गए। तीसरा, डायनेमिक यूजर्स हो गए, मतलब वेरियस फील्ड से।
पहले यूजर क्या थे, लिमिटेड यूजर थे, लेकिन अब लार्ज नंबर और डायनेमिक यूजर हो गए। तो अब लाइब्रेरी का रोल धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जो लाइब्रेरी का कस्टोडियन है, जो कि लाइब्रेरियन होता है, मान लीजिए उसके पास कोई यूजर पहुंचता है, कोई यूजर जो है उस लाइब्रेरियन के पास गया, तो अब उस यूजर के पास, लाइब्रेरियन के पास वो पहुंचा और बोला कि मेरे को ये फलाना नाम का बुक चाहिए, दिस बुक चाहिए। तो या तो वो बुक का टाइटल बताएगा, अगर उसको टाइटल याद है कि हाँ केमिस्ट्री का ये बुक दे दीजिए, मान लीजिए एनसीईआरटी की कोई किताब है या कोई भी किताब है ईशचंद की है या किसी पब्लिकेशन की है, तो पब्लिकेशन उसको नहीं पता है, अगर टाइटल पता है तो वो टाइटल बताएगा। या तो वो उसका पब्लिकेशन बताएगा, हो सकता है कि उसको टाइटल याद ना हो, बताएगा कि ईशचंद पब्लिकेशन की 12th की फिजिक्स की किताब दे दीजिए मेरे को। या तो उसका वो ऑथर बताएगा, बहुत ऑथर से भी फेमस है, जैसे देखिए हमारे यहाँ मैथ्स के बहुत सारे बुक्स हैं, केसी सिन्हा सर की बुक दे दीजिए मैथ्स, ऑथर के नाम से ही, बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा बुक का टाइटल क्या है, तो ऑथर के नाम से, या ऑथर हो गया। अब फिर रिप्रिंट एडिशन भी, ये सब सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट हो गया कि रिप्रिंट न्यू एडिशन दीजिए ये, या कोई हो सकता है कि कहे कि हाँ 2012 का एडिशन दीजिए, हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आया होगी 2012 में, तो एडिशन। पांचवा सब ऑथर, मान लीजिए किसी को ऑथर के अलावा सब ऑथर, ये सब सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, मेन रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो ये सारे जो क्या हो गए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उस बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब यही लाइब्रेरियन का काम होगा कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उस बुक को प्रोवाइड कर देना। अब अगर तुरंत कैसे प्रोवाइड करेगा, मान लीजिए लाइब्रेरी में बुक अरेंज्ड अगर किसी तरीके से नहीं है, कोई एक रूल नहीं बना है, और कोई यूजर पहुंचता है उसके पास कि मेरे को ये बुक दीजिए, तो वो बुक का नाम लेकर, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेल्फ्स हैं उसमें, कैसे ढूंढेगा? इसलिए एक क्लासिफिकेशन टेक्निक बनाया गया कि हाँ इस तरीके से हम लोग बुक को लाइब्रेरी में सेल्फ्स पे अरेंज करेंगे, और उसके लिए वो बुक कहाँ प्लेस है उसके लिए एक कार्ड बनाकर भी रखेंगे। उस कार्ड में बुक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, ये सब लिखा हो। इसी काम को करने के लिए लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आया। अब यहाँ जो, तो ये बेसिक हो गया हमारा बैक में। अब यहाँ हम लोग कोलोन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जो कोलोन क्लासिफिकेशन किसने दिया? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। अब ये कोलोन क्लासिफिकेशन के इन्होंने बहुत सारे एडिशंस दिए, तो पहले हम लोग एडिशंस देख लेते हैं ये कौन कौन से एडिशंस। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये कोलोन क्लासिफिकेशन था क्या, क्योंकि ये अपने आप में एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। एडिशंस में इन्होंने टोटल 7 एडिशन अभी तक दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। पहला जो है वो 1933 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्ट। दूसरा 1939 में, तीसरा 1950, चौथा 1952 में आया, पांचवा 1957, छठा 1960 और सातवां 1987। फिर से बता दे रहा हूँ, पहला जो आया वो 1933 में आया, इसके ठीक 6 साल बाद दूसरा आया 1939 में, तीसरा आया 1950 में, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस टाइम आया था, तीसरा, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 और सातवां 1987, 1987। टोटल 7 एडिशन आए थे। अच्छा, इनको 7 वर्जन्स कहते हैं या 7 हिंदी में संस्करण कहते हैं। तो आप लोग को याद होगा, फिर से एक बार याद करा दे रहा हूँ। पहला 1933, दूसरा 1939, तीसरा 1950, याद रखिए 33, 39, 50। फिर चौथा 1952, 2 साल बाद, पांचवा 57, 5 साल बाद, छठा 60, ठीक है, तीसरा 1950 और 10 साल बाद छठा 1960, याद करने का टेक्निक, और सातवां 1987। अब इसको जो किया गया, इसको जो है वो अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 गुण के आधार पे ये सारे संस्करण है, 7 संस्करण।
अब क्या ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है बताता हूँ मैं। अच्छा, एक बुक कोई भी है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, उसके बहुत सारे, ये जो टाइटल हो गया, ये ऑथर हो गया, पब्लिकेशन, ये इसके फेसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेसेट्स। अब फेसेट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग गुण। अब जैसे देखिए, एक मान लीजिए आपके पास डाइस है, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं, तो उसके बहुत फेस हैं। एक फेस हो गया, 2 फेस हो गया, 3। इसी फेस से बना है फेसेट्स। फेसेट्स का मतलब बहुत अलग अलग क्वालिटीज कह सकते हैं बुक का। तो बुक का अलग अलग या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो बुक का मतलब जैसे टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, ये सब अलग अलग फेसेट्स है। तो उसके आधार पे 3 टाइप के बुक्स हुए। पहला जो बुक कहलाया वो कहलाया रिजिडली फेसिटेड। नाम से ही है, रिजिडली फेसिटेड। ऐसे बुक्स कंटेंट जिसके फेसेट्स या गुण जो है फिक्स्ड हैं। रिजिड है मतलब फिक्स्ड है, मतलब इनके फेसेट्स या क्वालिटी फिक्स्ड है। दूसरा जो कहलाया वो कहलाया एनालिटिको सिंथेटिक। फिर से एनालिटिको सिंथेटिक। और इसको कहा गया या तो फ्रीली फेसिटेड। अब नाम से ही समझिए, फ्रीली फेसिटेड का मतलब इसका फेसेट्स या गुण फिक्स नहीं है। ठीक है। तो रिजिडली फेसिटेड जो है ये आया आपका 1933 से 1950 तक ये चलता रहा रिजिडली, मतलब उसके गुण जो है वो फिक्स रहते थे। यही कारण है कि आपका जो 1 से 30वां संस्करण, तीसरा संस्करण है, ये रिजिडली फेसिटेड होता था। क्या होता था? रिजिडली फेसिटेड। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा संस्करण रिजिडली फेसिटेड है? 1 से 3, पहला, दूसरा और तीसरा। जो आपका एनालिटिको सिंथेटिक आया या फ्रीली फेसिटेड, वो 1950 से लेकर 1963 तक आया। इसलिए 4 से लेकर 6 जो है आपका वो फ्रीली फेसिटेड या एनालिटिको सिंथेटिको एस रहा। और जो बाकी बचा हुआ था 7वां, वो आपका फुली फ्रीली फेसिटेड कहलाया। फुली फ्रीली फेसिटेड। तो 3 टाइप का जो मैं बता रहा था, रिजिडली फेसिटेड, फ्रीली फेसिटेड, और तीसरा जो है वो फुली फ्रीली फेसिटेड। ठीक है। तो इसमें फुली फ्री रहेगा। और इसमें एक नया कंसेप्ट आ गया। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमेशा इमर्ज करता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। कैसे? बहुत ये डायनेमिक होगा। इसमें मान लीजिए यूजर भी कोई अगर स्पेशल अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ गया या कंटेंट लेकर आ गया, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से तीसरा संस्करण जो है 1 से 3 तक 1933 से भी ये रिजिडली फेसिटेड रहा। एनालिटिको सिंथेटिक या फ्रीली फेसिटेड कौन सा रहा? 5वां, चौथा, 5वां और 6ठा। और 7वां रहा आपका फुली फ्रीली फेसिटेड। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं रिवीजन में एकदम 1 मिनट में। सीसी कोलोन क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कौन? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ है। 9 वर्जन आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। पहला 1933 में आया, दूसरा 39 में आया, तीसरा 50 में आया, चौथा 52 में आया, 5वां 57 में आया, 6ठा 60 में आया, और 7वां जो है आपका 1987 में आ गया। 7 वर्जन आए, 1 से 3 तक कहलाए आपके रिजिडली फेसिटेड RF। 4, 5, 6 कहलाए आपका फ्रीली फेसिटेड FFE, जिसको एनालिटिकल सिंथेटिको भी कहा गया। एनालिटिको सिंथेटिक, इसको कहा गया एनालिटिको सिंथेटिक या फ्रीली फेसिटेड। और जो 7वां है जो 1987 में आया, उसको FFF कहिए, फुली फ्रीली फेसिटेड। तो FFF फ्रीली फेसिटेड, FFF फुली फ्रीली फेसिटेड, और ये रिजिडली फेसिटेड। फिर अगले लेक्चर में आगे का कंटेंट हम लोग देखेंगे। कंटेंट जरूर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा होगा। देखिए कंटेंट जो है, अगर इस ऐसे ही करते करते पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा, और ये बिहार लाइब्रेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर आगे के कंटेंट के लिए फिर अगला लेक्चर आएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।